संजय मेस्टन साहब, दरअसल शायद यही वजह है कि हमने देखा कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, ब्रेंट के जो प्राइसेस हैं, वो $100 के नीचे आ गई थी। वो करीब $95 के आसपास ट्रेड कर रही थी कुछ देर पहले तक। तो हो सकता है कि एक बड़ी वजह है। लेकिन आपने जो इंटरेस्टिंग फैक्ट रखा, इस पर मैं चाहूंगा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आपका रिएक्शन लूं, फिर नरेश कौशिक साहब आपका। स्वर्ण सिंह साहब, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे खुला रहे, जैसा कि इन्होंने मेस्टन साहब ने कहा कि उसको तो गैस लेना होता नहीं है, 2.3% सिर्फ कच्चा तेल लेता है। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब सारी दुनिया को तेल मिलता रहेगा तो कीमतें बढ़ेंगी नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई बहाना अब रह नहीं जाएगा युद्ध को जारी रखने का। देखिए, अमेरिका युद्ध में इसलिए नहीं घुसा है कि उसको तेल या गैस की जरूरत है। वो तो तेल और गैस का निर्यात करता है। जहां तक तेल की बात है, वो तेल का खेल उसका चीन की प्रतिस्पर्धा में है। चीन बहुत ज्यादा निर्भर है तेल और गैस के आयात पर, इसलिए यदि उसकी लगातार बढ़ती हुई जो वर्चस्व है उस पर रोक लगानी चाहता है अमेरिका, तो उनको लगा ये ऊर्जा के स्रोत यदि उसके काबू में आ जाते हैं तो वो चीन को एक तरह से काबू में उस तरह से ला पाएगा भविष्य में। और उसमें ईरान एक न केवल ऊर्जा का स्रोत है बल्कि एक सामरिक हिस्सेदार भी चीन का बना हुआ है। इसलिए पूरा जो उनका ध्यान है वो ईरान पर जाता है, ईरान के परमाणु हथियारों की ओर जाता है, वहां रिजीम चेंज की बात करते हैं। तो इसमें कई चीजें जुड़ जाती हैं, पर हमने देखा है कि इसके पीछे एक और जो व्यक्तिगत उद्देश्य है राष्ट्रपति ट्रंप का, वो पहले कार्यकाल में और दूसरी कार्यकाल में किसी एक बड़ी सफलता की तलाश में है, ताकि उनका नाम इतिहास में किसी तरह से दर्ज हो जाए। वो एक के बाद एक लगातार कोशिश करते रहे। इसलिए जैसे कहा गया शुरू में कि ये कोई ऐसा मजबूरी से युद्ध नहीं लड़ रहे, वो उनके सामने मनमर्जी से उन्होंने इसको विकल्प चुना है कि उनको ये करना है। और अब तो ये भी खबरों में है कि न केवल उनके अपने बहुत से सलाहकार बल्कि बहुत से इस क्षेत्र के देश भी उनको यही सलाह दे रहे थे कि इस तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। केवल इजराइल और नेतन्याहू खासकर वो चाह रहे थे कि इस तरह का युद्ध होना चाहिए, आप नहीं आएंगे साथ तो हम अपने आप करेंगे, और पहले कर भी चुके हैं इस तरह के इतिहास में वो युद्ध अपने आप से। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप को लगा कि यदि नेतन्याहू इतिहास में अपना नाम लिखवा लेंगे तो उनको इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक मैसिव स्ट्राइक की जो अपनी रणनीति अपनाई, ये सोचकर कि शायद नेतृत्व खत्म होगा और ईरान घुटने टेक देगा। ठीक उसी तरह से ईरान ने भी जवाब जो दिया वो मैसिव रिटेलिएशन की तरह से दिया। 10 या 11 देशों में हमले करने की कोशिश की, पर जब उसका असर नहीं निकल रहा जिस तरह से वो चाहते हैं, चाहे ईरान हो या अमेरिका, तब उनकी रणनीति में देखें बदलाव आया, जिसको हम आप कहते हैं कि एक तरह से सीमित तरीके से वो चीजों को वेपनाइज कर रहे हैं, चाहे वो हॉर्मुज हो। अब हॉर्मुज में जब कहा ईरान ने कि ये केवल हमारे दुश्मन देशों के लिए खुला नहीं है, बाकी सबके लिए खुला है, उसके चलते आज भी 1 से 1.5 मिलियन बैरल रोज ईरान निर्यात कर रहा है। और ये तुर्की, भारत और चीन के जहाज उधर से गुजर रहे हैं आज भी। तो उसके चलते क्या हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो लगातार कोशिश थी कि एक ग्लोबल स्तर पर, एक विश्व के स्तर पर एक कोएलिशन बनाई जाए, सब देशों की नेवी को बुलाया जाए, उनके जो नेटो के हिस्सेदार हैं वो तो पहले से ही रिलक्टेंट हैं, चीन भी रिलक्टेंट है, जापान और साउथ कोरिया जो बहुत निर्भर करते हैं यहां से तेल और ऊर्जा के लिए, वो भी रिलक्टेंट है। तो लगातार हालत ये है कि अब युद्ध के आने वाले समय में या तो ये होगा कि जैसे उन्होंने अचानक एक जमाने में पहले कार्यकाल में, याद होगा कि उन्होंने तालिबान से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, कतर में वो बातचीत होती थी। तो उसी तरह से कतर है, ओमान है, इजिप्ट है, टर्की है, और अब तो भारत भी ब्रिक्स के मंच से लगातार कोशिश कर रहा है। तो किसी तरह से मध्यस्थता करने से माहौल बनेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है एक दिन अपने ट्वीट में लिख देंगे, हाँ हमारी जीत हुई और हम बात कर रहे हैं, और बातचीत 1 सप्ताह तक चलेगी, उसके बाद ये सार्वजनिक रूप से आएगा सामने। और एक और जो संभावना है वो ये कि जैसे हम आज बात कर रहे हैं आपके टेलीविजन पर, गाजा की हम आज बात नहीं कर रहे, यूक्रेन की नहीं कर रहे हम, तो इसी तरह से एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय हाशिए से ये एकदम बाहर हो जाएगा धीरे धीरे, और लगातार थोड़ा बहुत नुकसान एक दूसरे को करते रहेंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे, फिर कहीं बातचीत शुरू होगी 1-2 साल में। तो वो भी संभावना है, क्योंकि अब ये न्यू नॉर्मल जो है, जो पहले बहुत खतरा हुआ, एंजाइटी हुआ, तेल की कीमतें बढ़ने लगी, तो उसमें भी मुझे लगता है थोड़ा सा ठहराव आ चुका है
क्योंकि ज्यादातर देशों को लगता है कि वो बातचीत करके अपना तेल, अपने हिस्से का तेल यहाँ पे ले लेंगे। बायलैटरल स्तर पर नरेश, बिल्कुल ईरान तो मुझे लगता है इस मूड में आ चुका है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्यों प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब? उनकी तरफ से देखिए, इसमें आप 2 दशकों में थोड़ा सा देखें कि क्या बदलाव आया है। जैसे ही वो वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से जो अमेरिका है वो तेल का निर्यातक बना, तो उसका इस पूरे क्षेत्र से थोड़ा सा ध्यान कम हुआ। उसी दौरान इन 2 दशकों में चीन ने अपनी जो अपना प्रभाव है, दोस्ती है, इस पूरे क्षेत्र के देशों से अच्छे से बनाई है। आज चीन का करीब $450 अरब का सालाना व्यापार है अरब देशों के साथ। $80 बिलियन से ज्यादा निवेश कर चुका है। यहां तक कि वो सऊदी अरेबिया और ईरान का दोस्ताना एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने में उसने एक तरह से अपना योगदान दिया। तो अब ये है कि जब अमेरिका वापस यहां आना चाहता है तो काफी चीजें बदल भी चुकी हैं। इसी के चलते आप देखें, इन पूरे पिछले 2 सप्ताह में इस अरब देशों के किसी भी नेता ने खुलकर अमेरिका के युद्ध का, उसकी रणनीति का समर्थन नहीं किया है। सबसे ज्यादा यूएई जो टारगेट बना हुआ है, इसका संकेत क्या माना जाए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब? कि सवाल यह है कि अब यहां से आगे खत्म करने की कोई पहल करेगा क्या? क्योंकि ईरान चाहेगा नहीं खत्म करना, जैसे बाकी पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका का उन्होंने जो अपने उद्देश्य बताए थे शुरू में, वो थे कि परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा ईरान, जितना एनरिच यूरेनियम है वो हमें सरेंडर कर देगा, जितनी भी उसकी प्रॉक्सीज हैं इस क्षेत्र में, हाउदीज, हिजबुल्ला और हमस से अपना नाता तोड़ लेगा, और ये सब जो दूर तक मार करने वाली 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मार करने वाली मिसाइल है वो नहीं बनाएगा। ये बात हो रही थी जनीवा में। फिर हुआ हमला, और हमले से उद्देश्य जो परोक्ष रूप से सामने आया वो रिजीम चेंज था। अब इसको माने जो हुआ रिजीम चेंज या नहीं, ये उन्होंने साफ नहीं किया। ईरान की 3 शर्तें अब युद्ध होने के बाद है कि किस तरह से युद्ध विराम होगा। पहले कि जिन्होंने युद्ध शुरू किया है वही समाप्त करें। दूसरी बात कि जो उनको बार बार खतरा बना रहता है वो उसकी कोई लॉन्ग टर्म भविष्य में गारंटी होनी चाहिए कि इस तरह से उनकी सुरक्षा को बार बार हमला नहीं होगा। और तीसरा जो हम बात कर रहे हैं रेपरेशन की, जो जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी जिन्होंने युद्ध शुरू किया उनको देनी होगी। तो लगता मुश्किल है, पर उसके साथ साथ आप देखें लगातार परोक्ष रूप से मध्यस्थता आज भी हो रही है। ओमान हो, चाहे वो कतर हो, इजिप्ट हो, तुर्की हो, अब तो भारत भी ब्रिक्स के मंच से लगातार तालमेल कर रहे हैं। आज भारत के विदेश मंत्री ब्रसल्स में हैं, वो वहां के सब विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। तो परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे मुझे लगता है लगातार कोशिशें हो रही हैं। अब वो क्या रंग लाएंगी ये नहीं कह सकते, पर आपने कहा कि क्या पूरा विश्व एकमत हो जाएगा? विश्व लगभग एकमत बनता हुआ नजर आता है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा है, पर वो खुलकर एक तरह से एकजुट होकर एक आवाज में बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग सेम उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र के नेता हो, चाहे वो नेटो मेंबर्स हो, चाहे दूसरे विश्व के नेता हो, वो सब एक भाषा जो कह रहे हैं वो ये कि युद्ध रुकना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, शांति बनी होनी चाहिए। अब एक भाषा एक मत तो है, लेकिन कोई मुखर होकर नहीं बोल रहा है। सबको लगता है कि युद्ध तो खत्म हो जाए, लेकिन बाद में ये टैरिफ वाला जो इनका हथियार है वो तो उनके पास पड़ा ही रहता है। तो क्यों इनसे दुश्मनी मोल ली जाए? शांति से बैठे रहो, अपन लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते खुद ही खत्म, ये थक जाएंगे और जीत का ऐलान करेंगे, वॉर रुक जाएगा। अब इसमें अपने मन से आगे बढ़ के बोलने का एक नुकसान भी है, शायद उसी वजह से लोग थोड़े से डरे समय से अपना चुपचाप से एक कहते हैं पेशेंस और डिप्लोमेसी अपनाए हुए हैं सारी दुनिया के देश। तो चलिए देखते हैं कब तक युद्ध खत्म होता है, और जैसे जैसे युद्ध में नए मोड़ आते रहेंगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आपसे मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।